हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक एक तरह से राजनीतिक विज्ञान का आधार कह सकते हैं। राज्य की परिभाषा के चार हम घटक मानते हैं। एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, और उसमें भी सबसे जो आधार मानते हैं उसे अंग्रेजी में तो हम कहते हैं सॉवरेनिटी। हिंदी में दो नामों से अलग अलग पुस्तकों में दो नाम रह जाते हैं। कुछ पुस्तकों में से प्रभुसत्ता कहते हैं, कुछ पुस्तकों में से संप्रभुता कहते हैं, अंग्रेजी में से कह देते हैं सॉवरेनिटी। तो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इसके अलग अलग पक्षों पे बात करेंगे। एक तरह से मैं आपसे इसके बहुत सारे डायमेंशन पे बात करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत सहजता के साथ आप इस टॉपिक पे एक समझ विकसित कर सके। एक शिक्षक का मुख्य काम ये होता है कि वो स्टूडेंट्स के बीच स्टूडेंट्स में समझ विकसित करें। देखिए, फैक्ट रटना ये सब चीज़ें तो जब एक बार समझ विकसित हो जाती है तो ये तो स्टूडेंट कर सकता है। इसलिए मैं कोई आपको स्पून टीचिंग नहीं करवाता हूँ। स्पून टीचिंग का मतलब समझते हैं ना, कि जैसे आपके मुंह में चम्मच देना, रटवाना। अगर आपकी एक ब्रॉड समझ विकसित हो गई, उसके बाद में जितने भी फैक्ट है वो भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं, उनमें एक बहुत अच्छी समझ विकसित हो, और जैसे आपके एक इमेज बन जानी चाहिए। जैसे होता है ना, कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि गाय क्या है, तो गाय का चित्र आपके दिमाग में आ जाता है। इसी तरह से सॉवरेनिटी की बात करें तो ऐसे एक इमेज आनी चाहिए कि ये क्या है। हम बात करेंगे एक तरह से बेसिक कंसेप्ट पे, सॉवरेनिटी की एक बेसिक समझ क्या है, किसे कहते हैं हम। तो इसकी संकल्पना पे, इसके शब्दों पे, इसके अर्थ पे ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे। इसका विकास कैसे हुआ, इस संकल्पना का कैसे, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी बात करेंगे। फिर हम कुछ महत्वपूर्ण विचारक जो इस संदर्भ में जो इन्होंने विचार दिए हैं उनकी बात करेंगे, जिनमें से तीन विचारक तो हम मोटे तौर पर लेते हैं। सबसे प्रमुख तो है जीन बोधा, जिसे जीन बर्डिन भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी डिटेल से। ऑस्टिन की बात करेंगे, और हेराल्ड जोसेफ लास्की की भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भी चाहे तो इंडियन थिंकर में हम कौटिल्य की भी बात कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर तीन विचारक तो हम ज़रूर बहुत डिटेल से देखेंगे, और ऐसे नहीं देखेंगे कि सिंपल किसका ये विचार है। उसका एक डेप्थ में जाएंगे, और उसने जो विचार दिया उसके पीछे की उस परिस्थिति के भीतर जाएंगे, और उनमें क्या कमियां रही, और फिर क्यों दूसरी संकल्पना विकसित रही। और हम कोशिश उसके बाद में हम एक ओवरऑल आज के परिप्रेक्ष्य में जो सॉवरेनिटी की संकल्पना है उसको भी देखेंगे। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ तो कोशिश करूँगा कि इंडियन परिप्रेक्ष्य में भी उसकी कुछ बातें की जाए। तो इस तरह से देखेंगे। डायमेंशन जो सॉवरेनिटी के टाइप्स है उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ से बात शुरू करें स्टूडेंट? देखिए, आप देखिए कि अल्टीमेट जो है सॉवरेनिटी है क्या। हम इस बात की बात करें तो अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया कि राज्य के चार घटकों में सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया है। राज्य के चार घटक क्या है, शायद मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये चीज़ें आप लोगों को पता है। राज्य के चार घटक क्या है? एक फिक्स टेरिटरी, नहीं है पॉपुलेशन और गवर्नमेंट, और चौथा क्या है? सॉवरेनिटी। तो ये अलग घटक कैसे हुआ? देखिए क्या होता है कि राज्य क्या है, राज्य भी अपने आप में चार घटकों का समूह, लेकिन अंतिम तौर पर है क्या? लोगों का समूह ही तो है। तो लोगों का समूह तो क्या होता है? लोगों का समूह तो बेसिकली अन्य संगठनों में भी होता है। जितने भी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या है? भौतिक और मानवीय सामग्रियों का समूह। और राज्य भी क्या है? एक तरह से तो भौतिक और मानवीय सामग्रियों का समूह होता है। तो अन्य ऑर्गेनाइजेशन से राज्य अपने आप में स्टेट क्यों है? तो स्टेट इसलिए है क्योंकि उसके भीतर एक अमूर्त तत्व सर्वव्याप्त रहता है। एक 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 अमूर्त तत्व है, एक सारभूत तत्व है। सारभूत तत्व का मतलब आप इसे इस तरह से जानिए कि जिस तरह से मानव शरीर के भीतर आत्मा एक सारभूत तत्व है जो सब जगह व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देती है, और उसके भीतर जो कुछ है वो उसकी वजह से है। उसी तरह से अन्य संगठनों की तुलना में राज्य इसलिए राज्य है क्योंकि उसके पास प्रभुसत्ता है, क्योंकि उसमें प्रभुसत्ता निहित है। तो अन्य संगठनों से एक तरह से लोगों के समूह से राज्य को इसलिए पृथक किया जाता है क्योंकि उसमें एक सारभूत तत्व पाया जाता है, और वो सारभूत तत्व क्या है? प्रभुसत्ता है। तो एक तरह से
मैंने जो बात कही, तो एक तरह से मैंने शुरुआती कमेंट आपसे दिया कि प्रभु सत्ता क्या है, नहीं है, तो हम शुरुआती कमेंट में दो बातें निकल के साथ सामने आई है। पहली चीज निकल के सामने आई है कि यह राज्य का सारभूत तत्व है, और दूसरी बात क्या निकल के आई है? दूसरी बात निकल के आई है कि यह अन्य मानवीय संगठनों से राज्य को भिन्न करता है। अन्य मानवीय संगठनों से भिन्नता का आधार है। ठीक है मित्रों, तो ये तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात की, लेकिन देखिए अब इसके नाम से इसका संदर्भ और इसके एक तरह से मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम से भी कुछ अर्थ निकलता है क्या। देखिए पहले तो हम क्या निकाले, हिंदी शब्द में जाते हैं, शाब्दिक अर्थ में जाते हैं, और शाब्दिक अर्थ में हमने एक दो शब्द लिए और दोनों से देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ समझ में आता है क्या। एक है प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता, प्रभु किसे कहते हैं? प्रभु किसे कहते हैं? ईश्वर को। प्रभु का मतलब ईश्वर, सत्ता का मतलब ऑथोरिटी। तो एक तरह से हिंदी अर्थ क्या, अंग्रेजी क्या हुआ? गॉड ऑथोरिटी। मतलब वो ऑथोरिटी जो गॉड के समकक्ष हो, वह सत्ता जो ईश्वर के तुल्य हो। ईश्वर के तुल्य का मतलब क्या हुआ? कि वह सत्ता जो गॉड कौन है? जो सर्वोच्च हो। गॉड कौन है? जो सर्वोच्च सत्ता है। वही क्या है? जो सर्वोच्च सत्ता है वह क्या है? जो सुप्रीम ऑथोरिटी गॉड है। तो सोवरेनिटी क्या हुई? प्रभु सत्ता के शब्द से निकला एक तरह से सुप्रीम ऑथोरिटी, जो सबसे ऊपर वाली ऑथोरिटी है। चलिए, एक तो ये हो गया। एक दूसरा भी हिंदी शब्द क्या है? संप्रभु। संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या है? ऐसा प्रभु जो संपूर्ण हो, जो पूर्ण हो, जो पूर्ण हो। और पूर्ण कौन होता है? ईश्वर। तो एक तरह से हिंदी शब्द दोनों से जो निकलता है वो ये निकलता है कि एक सुप्रीम ऑथोरिटी, एक ऐसी ऑथोरिटी जो सबसे सुप्रीम हो। ये तो हिंदी शब्द से निकला। अंग्रेजी शब्द सोवरेनिटी है, उसका भी हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि उसका जो अंग्रेजी शब्द सोवरेनिटी है उसका मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुपर प्लस, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है सुपर प्लस एनस। सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च, और एनस का मतलब होता है शक्ति या सत्ता। कहने का मतलब ये हुआ, चाहे तो अंग्रेजी ले लो चाहे हिंदी ले लो, इसका जो शब्द का अर्थ निकला वो निकला सुप्रीम ऑथोरिटी, सबसे सबसे ऊंची वाली शक्ति। किसी कहाँ पर ये सबसे ऊंची वाली शक्ति कहाँ? हमने देखा कि राज्य के 4 अंग होते हैं। राज्य के 4 अंग होते हैं। राज्य के 4 अंग क्या होता है? एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित भूभाग नहीं है, एक फिक्स टेरिटरी होना चाहिए। उसमें क्या हो? पॉपुलेशन। अगर वो निर्जन होगा तो वो स्टेट नहीं होगा। उसमें क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। अगर कोई निर्जन है एक भूभाग, तो वो राज्य जो है राज्य नहीं कहलाएगा। तो राज्य किसे कहेंगे? एक तो भूभाग हो, आकाश को राज्य नहीं कहेंगे, समुद्र को भी राज्य नहीं कहेंगे, नहीं है। और दूसरा है कि उसके भीतर लोग निवास करें। अंटार्कटिका को राज्य नहीं कहते हैं क्योंकि लोग निवास नहीं करते हैं, तो लोग निवास करें। तो 2 चीज होगी। तो एक तरह से ये सुप्रीम ऑथोरिटी कहाँ होगी? ये सुप्रीम ऑथोरिटी एक निश्चित भूभाग में जो लोग निवास करते हैं, जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या के ऊपर ये सुप्रीम ऑथोरिटी हो। अब ऑथोरिटी का क्या मतलब होता है ये हम
देखते हैं कि अलग जगह देखते हैं कि सत्ता और शक्ति, शक्ति अलग चीज़ है, लेकिन शक्ति को जब लेजिटिमेसी प्राप्त होती है तो सत्ता बन जाती है। तो ऑथोरिटी का क्या मतलब होता है? ऑथोरिटी का या सत्ता के 3 अर्थ होते हैं। नंबर 1, निर्णय लेना। नंबर 2, आदेश देना। नंबर 3, आदेशों का पालन करवाना, करना नहीं, करवाना। सत्ता किसे कहते हैं? किसी इकाई का वह अधिकार जिससे वह निर्णय ले सकता है, आदेश दे सकता है, आदेशों का पालन करवा सकता है। तो मित्रों, प्रभु सत्ता क्या हुई? शब्द से क्या अर्थ निकल रहा है? शब्द से प्रभु सत्ता का अर्थ निकल रहा है किसी राज्य के निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों के लिए एक ऐसी सुप्रीम सत्ता जो किसी भी तरह का निर्णय ले, किसी भी तरह का आदेश दे और किसी भी तरह से उन आदेशों को क्रियान्वित करवा दे। एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी सॉवरेनिटी कहलाती है। शब्द से इसका लगभग एक्चुअल मीनिंग निकल रहा है। तो प्रभु सत्ता का तात्पर्य हुआ मित्रों, किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर निवास करने वाले लोगों के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने वाली एक अथॉरिटी। और निर्णय लेने में क्या नीति है? आदेश देना और आदेशों का पालन करवाना भी नीति है। लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा है कि जब सॉवरेनिटी की बात होती है तो उसमें निर्णय लेना प्राथमिक हो जाता है, ये तो फिर सेकेंडरी है। तो हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि प्रभु सत्ता क्या है? प्रभु सत्ता किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर निवास करने वाले लोगों के लिए किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति या इकाई या सत्ता सॉवरेनिटी कहलाती है। सिंपल। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है और कोटेशंस के लिए मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि कोटेशंस को आप अलग लिख करके आप अलग उनको थोड़ा सा रटने का, समझने का भी काम कीजिए। लेकिन एक कोटेशन जनरली पूछी जाती है, वो ज़रूर देख लेना। वो कोटेशन है गार्नर की। गार्नर ये कहता है कि प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसमें वह अपनी इच्छा के अलावा अन्य किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है तथा वह अपने अलावा अन्य किसी की शक्ति से भी सीमित नहीं है। तो गार्नर की एक परिभाषा ज़रूर देख लेना कि इसमें एक परिभाषा अगर आप देखो गार्नर की कि एक तरह से वो क्या कहता है कि राज्य की इच्छा ही क्या है? प्रभुसत्ता है। हालांकि बोद्धा की और लास्की की, ऑस्टिन की परिभाषा अगर अभी हम देखेंगे उनके डिटेल से, लेकिन गार्नर की एक परिभाषा ज़रूर देख लेना जो एग्जाम्स में पूछी जाती है कि प्रभुसत्ता एक ऐसी विशेषता है जो राज्य को किसी भी प्रकार की, जो राज्य की इच्छा है वही अपने आप में क्या हो जाती है? निर्णय हो जाती है। तो मोटे तौर पर हमने 2 बातें की है अभी तक शुरुआती दौर में। पहली बात तो ये की है कि प्रभुसत्ता क्या है, तो उसको मैंने 2 तरह से बताया कि प्रभुसत्ता क्या है। तो हमने 2 तरह से इसकी बात की कि प्रभुसत्ता राज्य का सारभूत तत्व है। सारभूत का मतलब समझते हो? इसेंस है। जैसे शरीर का इसेंस क्या होता है? शरीर का इसेंस आत्मा है। ऐसे ही राज्य का इसेंस क्या है? ऐसे ही राज्य का इसेंस क्या है? प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी है। यह अन्य मानवीय संगठन है उनसे राज्य की भिन्नता का आधार है। इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जो है, इसका जो लैटिन शब्द है ये जो है, वो दोनों ही भाषाओं में इसका अर्थ एक ही निकलता है, वह है सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब यह है कि एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की जो ताकत है, जो शक्ति है या इकाई है, वही सॉवरेनिटी है।
मुझे लगता है कि बेसिक समझ आपकी ज़रूर पूरी हो गई होगी। अल्टीमेट क्या हुआ, सोवरेनिटी को अब तक की भाषा में सारभूत तत्व है, अन्य संगठनों का आधार है, सर्वोच्च सत्ता है, निश्चित भूभाग में किसी भी तरह की निर्णय लेने की शक्ति है, पूर्ण है, एक है, अभी तक उसके अलावा दूसरा नहीं है। लेकिन पूर्ण और एक में अभी आगे चल के आएगा कि कुछ लोग उसको पूर्ण और एक मानते हैं तो कुछ लोग इसको बहुल प्लूरलिज्म का सिद्धांत भी देते हैं। लेकिन अभी तक की बात में यही बात आई है। अब आता है कि ये सोवरेनिटी की जो संकल्पना है ये कैसे आई, विकसित कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ। तो सोवरेनिटी की संकल्पना का विकास का अगर हम देखें कि इसका विकास कैसे हुआ, अगर आप देखें तो इसके विकास में वहीं जाते हैं जहां मोस्टली राजनीतिक विज्ञान का विकास है, ग्रीक और यूनान, यहीं से हम मोटे तौर पर लेते हैं। तो ग्रीक और यूनान में छोटे छोटे स्टेट थे, छोटे छोटे राज्य थे, और उन राज्यों में जो नगर राज्य थे और जो समाज थे उनको सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई कि छोटे छोटे नगर राज्य या समाज राज्य। तो ऐसी कोई सोवरेनिटी की तो क्लियर बात नहीं थी, लेकिन एक तरह से नगर राज्य और समाज की सत्ता यहाँ पे आती है। फिर उसके पश्चात अगर आप देखें कि उसके पश्चात मध्यकाल में जब मिडाइवल पीरियड आता है तब राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो थी, लेकिन राजा और चर्च के बीच में एक संघर्ष चला, और यूनानी इन राज्यों में खूब लंबा संघर्ष चला, जहाँ जो राजा और चर्च के बीच में संघर्ष था। तो एक विचार आया कि जो चर्च है, मतलब चर्च की मान्यता थी कि ईश्वर है वो सुप्रीम है, और राजा था कि राजा मानता था कि मैं सुप्रीम हूँ। तो एक तरह से ये विचार आया कि जो इहलौकिक का मतलब जो इस लोक में है उनके लिए राजा सर्वोच्च सत्ता है, और पारलौकिक सत्ता अगर है तो वो ईश्वर जो है वो पारलौकिक सत्ता जो है वो चर्च की मान्यता था कि सबसे सुप्रीम जो पारलौकिक अथॉरिटी है वो क्या है, राजा है। तो मध्यकाल में ये विचार आता है कि इसे ईश्वर से जोड़ते हैं, और ईश्वर को ही क्या कहते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि किसे मानते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि ही राजा को माना गया। और ये विचार सामने आया कि राजा जो है वो इहलौकिक सत्ता है, और जो चर्च की ये मान्यता थी, राज्य तो ये मानता था, और जो चर्च की ये मानता था कि ईश्वर जो है वो पारलौकिक सर्वोच्च सत्ता है। ठीक है। उसके पश्चात जो ये संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में फ्रांस क्योंकि ये संघर्ष यूरोप में था, तो फ्रांस में जब ये संघर्ष बहुत ज़्यादा हुआ तो इस संघर्ष में संतुलन बनाने का काम किया जो है जीन बोधा ने। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो मैकियावेली ने भी चर्च के ऊपर राजा को स्थापित करने की कोशिश की और इस संघर्ष को और आगे बढ़ाया। और उसके पश्चात जो जीन बोधा थे उन्होंने पहली बार एक तरह से इसकी व्यवस्थित संकल्पना दी, और उसके पश्चात तो जॉन ऑस्टिन आ जाता है, फिर तो बार्कर आ जाता है, गार्नर आते हैं, लास्की आते हैं, फिर कई तरह की जो है प्रभुसत्ता की संकल्पनाओं में टीका टिप्पणी आलोचना प्रत्यालोचना शुरू हो जाती है। लेकिन ये मोटे तौर पर इसका जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट बेसिकली चर्च और राजा के बीच जो टकराव हुआ, उस टकराव में जो सर्वोच्च सत्ता क्या, इस बात पे जो टकराव हुआ उस संघर्ष में, और ये टकराव कहाँ हो रहा, बेसिकली यूरोप में हो रहा, तो वहाँ पर ये सोवरेनिटी की संकल्पना उभरती है। पहली बार व्यवस्थित सोवरेनिटी की संकल्पना है वो जीन बोधा ने दी है। क्या थी वो तो हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात इस बात पे भी होनी चाहिए कि जो ये सुप्रीम अथॉरिटी है, ये सुप्रीम अथॉरिटी
आधुनिक राज्यों में कहाँ कहाँ निवास करती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम ये बाद में बात करते हैं। पहले हम इस बात की बात करते हैं कि जीन बौद्धा का ये विचार था क्या, क्या कहते थे वो। उस बात को मुझे लगता है कि हमको ज़्यादा अच्छे से समझना चाहिए। तो प्रभुसत्ता का किसका विचार देखेंगे? जीन बौद्धा का विचार देखेंगे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बोर्डिन। थोड़ा सा विचार से पहले मैंने पृष्ठभूमि हल्की सी तो बता ही दी है। कहाँ से थे ये? जीन बोर्डिन थे वो फ्रेंच दार्शनिक थे। फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। थोड़ा सा अगर पता हो तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, कभी कालखंड को याद रखने में, उस पीरियड में जाने में, कभी किताबों का जो सन आ जाता है उसको याद रखने में। 1530 में इनका जन्म होता है। हालांकि यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये डिटेल इसलिए बताता हूँ ताकि एग्जाम में कई बार कोरिलेटेड करने में मदद मिलती है। 1530 में इनका जन्म होता है। 1596 में इनकी डेथ हुई है फ्रांस में। फ्रांस में ये दार्शनिक तो थे ही, दार्शनिक के साथ साथ इन्होंने मतलब डायरेक्ट पॉलिटिकल एक मेंबर ऑफ वहाँ की जो असेंबली थी उसके मेंबर भी थे। वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी उसके मेंबर भी रहे हैं। इसके अलावा जीन बोर्डिन ने बेसिकली वहाँ जो संघर्ष चल रहा था चर्च और राजा के बीच, जो संघर्ष चल रहा था, उसमें पहली बार एक व्यवस्थित प्रभुसत्ता की संकल्पना दी, जो उन्होंने उनकी जो पुस्तक है जिसका वैसे तो फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा में तो उसे उन्होंने लिखा है लेस सिक्स लाइवर्स डी ला पब्लिक, लेकिन हम इसे जो है अंग्रेजी में कहते हैं सिक्स बुक ऑफ कॉमनवेल्थ। 1576 में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो जिस पुस्तक में जो है इनका वर्णन है, लेकिन इससे पहले एक बात हो गया ना कि इन्होंने पहली बार प्रभुसत्ता का व्यवस्थित संकल्पना दी। ये तो हो गई, पहली बार व्यवस्थित संकल्पना दी। कहाँ दी? इनकी जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम जो 1576 में, ये ईयर भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बहुत सारे उनके आर्टिकल थे। उन आर्टिकल को एक जगह किया, सिक्स बुक ऑफ कॉमनवेल्थ। नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज में इस पुस्तक का नाम है लेस सिक्स लाइवर्स डी ला पब्लिक। लिख दोगे? पंद्रह सौ क्षेत्र की पुस्तक है। मोटे तौर पर बौद्धा क्या कहते हैं वो देखने की बात है कि इन्होंने प्रभुसत्ता को किस तरह से डिफाइन किया। मित्रों, ये मैंने कुछ आपको फैक्ट याद रहे इसलिए मैं लिख देता हूँ। हालांकि इससे मेरा फ्लो ज़रूर टूटता है। मैं तो चाहता ही नहीं कि बोर्ड वर्क हो, मैं तो चाहता हूँ कि सीधी आपसे बात हो, लेकिन फिर भी एक ज़रूरत है, उतना ज़रूरी चीज़ में है आपके लिए वो बोर्ड वर्क कर देता हूँ। क्या कहा प्रभुसत्ता और उस किस परिस्थिति में थी, ये भी मैंने आपको बताया। इन्होंने बताया कि प्रभुसत्ता क्या है। प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता जो है वो एक ऐसी सत्ता है जो कानून द्वारा सीमित नहीं होती है, जो कानून द्वारा सीमित नहीं होती, बल्कि वो सबसे ऊपर होती है, उसको किसी से भी सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया प्रभुसत्ता एक ऐसी शक्ति है जो सभी कानूनों से ऊपर है, जो कानून का निर्माण करती है, लेकिन अपने से उच्च और समान अधीनस्थों से आदेश प्राप्त नहीं करती है। ये मोटे तौर पर जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि प्रभुसत्ता सबसे ऊपर है, उससे ऊपर दूसरा कोई नहीं है। ये कहाँ पे कि यह राज्य के भीतर नागरिकों को एक शब्द और भी यूज लेते हैं, प्रजा, कि प्रभुसत्ता नागरिकों व प्रजा के ऊपर राज्य की शक्ति है, और जो किसी कानून से नियंत्रित नहीं होती, जो सब कानून से ऊपर होती है और जो कानून का निर्माण संभव करती है। तो कितनी चीज़ें साथ में आई, कितनी चीज़ें साथ में आई। ये कहता है कि प्रभुसत्ता नागरिकों या प्रजा, दोनों शब्द यूज लेता है, प्रजा या नागरिकों
के ऊपर सर्वोच्च सत्ता है, इससे ऊपर कोई दूसरी सत्ता नहीं है, सबसे ऊपर शक्ति है जो कानून निर्माण करती है तथा किसी कानून से नियंत्रित नहीं है, किसी भी कानून के अधीन नहीं है। प्रभुसत्ता नागरिकों या प्रजा के ऊपर सबसे ऊंची शक्ति है जो किसी भी तरह का कानून का निर्माण कर सकती है, लेकिन और किसी मानव निर्मित कानून के अधीन नहीं है। यहाँ एक शब्द मैं जोड़ रहा हूँ, किसी मानव निर्मित कानून के अधीन नहीं है। यह जैसा आदेश चाहे वैसा आदेश दे सकती है और किसी से आदेश प्राप्त नहीं करती है। किसी भी तरह का आदेश दे सकती है, अर्थात किसी आदेश के अधीन नहीं है। इतनी बात कहने के पश्चात बौद्धा रुकता है, सोचता है कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्योंकि उसे संतुलन स्थापित करना था। किसमें? चर्च और राजा की शक्ति के बीच। इसीलिए अपनी बात से थोड़ा पीछे हटता है कि प्रजा और नागरिकों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता है। अगले ही कदम कहता है, लेकिन प्रभुसत्ता परिवार के दरवाजे पर समाप्त हो जाती है। एक चीज, प्रजा और नागरिकों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन परिवार के दरवाजे के खत्म। किसी भी तरह का आदेश दे सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन परिवार के भीतर नहीं। मतलब उस समय का जो समाज था, उस समाज में परिवार का मुखिया एक सुप्रीम अथॉरिटी था। जिन बौद्धा ने कहा कि प्रभुसत्ता भले ही राज्य की सर्वोच्च सत्ता हो, लेकिन परिवार के भीतर क्या होता है और परिवार के भीतर के क्या नियम होंगे, उसमें राज्य की सत्ता या राज्य की सत्ता काम नहीं करेगी। दूसरी चीज आप देखिएगा कि उस समय के समाज से चीजें रिफ्लेक्ट होती है। दूसरी चीज, तो ये तो एक बात हुई। दूसरी चीज, प्रभुसत्ता परिवार की संपत्ति का हस्तांतरण या हस्तक्षेप नहीं कर सकती। परिवार के भीतर परिवार का मुखिया काटे मारे किसको संपत्ति दे नहीं दे, प्रभुसत्ता परिवार के भीतर परिवार के संपत्ति के हस्तांतरण में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से उसको सीमित कर रहा है। तीसरी बात, प्रभुसत्ता किसी भी मानव निर्मित कानून के अधीन तो नहीं है, लेकिन प्रभुसत्ता किसी मानव निर्मित कानून के अधीन तो नहीं है, लेकिन इसके दो अपवाद है। एक पहला अपवाद वह ईश्वरीय या देवीय कानून के अधीन है। एक तो यह अपवाद है। दूसरा, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के भी अधीन है। गौर से सुनिएगा मित्रों, जिन बौद्धा के विचारों को उस समय की परिस्थितियों में जाकर के समझना चाहिए। क्या कह रहा है कि प्रभुसत्ता प्रजा पर, नागरिकों पर सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन
परिवार के दरवाजे पर यह खत्म हो जाती है। इसके द्वारा राज्य कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकता। मतलब संपत्ति के मामलों में कानून नहीं बनाया जा सकता। परिवार की संपत्ति के मामलों में यह किसी भी कानून के अधीन नहीं है, लेकिन दो कानूनों के अधीन हो सकती है अपवाद। ईश्वरीय कानून या नैतिक कानून, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून। दूसरे राज्य से कोई संधि या समझौता हो रखा है, वहां पर क्या निकल के आई चीजें कि ये बात सच है कि जीन बौद्धा की प्रभुसत्ता में तीन बातें सामने निकल के आ रही है। पहली चीज, यह सर्वोच्च निरंकुश शक्ति है। दूसरी चीज, ये स्थायी शक्ति है और प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती। तीसरी चीज, ये किसी कानून के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन इसके अपवाद है। पहला अपवाद, ये सर्वोच्च शक्ति है लेकिन परिवार के दरवाजे पर खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, संपत्ति के हस्तांतरण पर हस्तक्षेप नहीं करती। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विरोधाभास कि सर्वोच्च सत्ता है, इसके बावजूद भी यह ईश्वरीय या प्राकृतिक कानूनों के अधीन है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भी अधीन है। तो एक तरह से जीन बौद्धा की प्रभुसत्ता की एक व्यवस्थित संकल्पना होते हुए भी विरोधाभासों में घिर जाती है। एक तरफ पहली बार इन्होंने सॉवरेनिटी की व्यवस्थित संकल्पना दी, जिसके तीन पक्ष बतलाए। पहला पक्ष सर्वोच्च व निरंकुश सत्ता है। दूसरा स्थायी शक्ति है और तीसरा किसी कानून के अधीन नहीं है। जीन बौद्धा का जो प्रभुसत्ता का विचार है, उसके तीन विचार आए। एक, सर्वोच्च व निरंकुश सत्ता है। दूसरा, स्थायी है, स्थानांतरण नहीं हो सकता। तीसरा, किसी कानून के अधीन नहीं है। लेकिन क्या हुआ, ये विरोधाभास में फंस गया। तीन विरोधाभास है। परिवार के द्वार पर खत्म, सहमति के बिना संपत्ति का हस्तांतरण नहीं, प्राकृतिक या ईश्वरीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अधीन। तीन कानूनों के अधीन है। इन विरोधाभासों के अतिरिक्त भी जीन बौद्धा की कई प्रकार से आलोचना होती है। जैसे प्रभुसत्ता एक तरह से निरंकुश है, लेकिन वह दो कानूनों के अधीन है, प्राकृतिक कानून या ईश्वरीय कानून अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून। सवाल उठता है कि अगर संप्रभु व्यक्ति प्राकृतिक या ईश्वरीय कानूनों का उल्लंघन करे तो दंड कौन देगा या उसे कौन रोकेगा? इसका कोई जवाब नहीं है। गौर कीजिएगा कि अगर खुद राजा या संप्रभु व्यक्ति प्राकृतिक या ईश्वरीय कानूनों का उल्लंघन कर दिया तो कौन दंड देगा? जीन बौद्धा इसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। दूसरी चीज, बहुलवादियों ने कहा कि प्रभुसत्ता एकल नहीं है, वो कई जगह है। इसका भी जीन बौद्धा कोई जवाब नहीं, ये अपने आप में विरोधाभास है।
लेकिन जीन बोधा जो है बेसिकली खुद कई आलोचनाओं में घिर गया। लेकिन बोधा के विचारों को अगर उस कालखंड में जाकर के देखेंगे तो बोधा ने उस कालखंड में जो चर्च और राजा के बीच जो संघर्ष था उसके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, परिवारों के महत्व को भी बनाए रखा और एक तरह से राज्य निरंकुश नहीं हो इसलिए उस पर सीमित अंकुश के अलग अलग साधनों अलग अलग तरीकों से उस पर नियंत्रण की कोशिश की। ये कोशिश भले ही प्रभुसत्ता की वास्तविक संकल्पना में कुछ बाधा हो, जैसे ऑस्टिन ने जाकर के फिर उसको सुधारा है, लेकिन ये सच है कि पहली बार सॉवरेनिटी की एक सिस्टमेटिक जो है संकल्पना है वो जीन बोधा ने दी है और इसने आगे के सॉवरेनिटी की संकल्पना के विकास में एक तरह से मार्ग प्रशस्त कर दिया है, एक तरह से रास्ता निकाल दिया है। तो इस तरह से सॉवरेनिटी का जो पहला व्यवस्थित संकल्पना थी वो जीन बर्डिन की, या हम कह देते जीन बोधा की है, जो फ्रांस में थे, यूरोप से आई है और एक तरह से मोटी मोटी की, लेकिन ये अवरोधों के अंदर आगे जाके गिर जाती है। अब इन अवरोधों को दूर करने के लिए ऑस्टिन और आपका बेसिकली ऑस्टिन मुख्य भूमिका निभाता है। फिर आलोचनाएं तो कई है, लेकिन ऑस्टिन इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जीन बोधा और जॉन ऑस्टिन दोनों ही प्रभुसत्ता की एकलवादी संकल्पना के समर्थक है। दोनों ही प्रभुसत्ता की विधिक का मतलब वो विधि के रूप में मानते हैं, विधिक संकल्पना के समर्थक है। तो ये मोटी मोटी जो बात थी वो जीन बोधा की थी। इसके पश्चात जो प्रभुसत्ता की एकलवादी संकल्पना को जो पूर्ण रूप प्रदान किया वो जॉन ऑस्टिन ने किया। अब जॉन ऑस्टिन कौन था, ये भी समझना है कि जॉन ऑस्टिन कौन था और उन्होंने क्या कहा और किस तरह से इस पूरी जो आलोचना है ये या विरोधाभास है उनको किस तरह से उन्होंने दूर किया, ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। जीन ऑस्टिन बेसिकली स्टूडेंट, ये आपका इनका जन्म इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड के थे। इनसे थोड़े से बाद में आए, ये तो नेचुरली क्योंकि उसके बाद में था, उनके बाद में 1790 में इनका जन्म हुआ। जीन ऑस्टिन लंदन यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर थे। थोड़ा मैं हिस्ट्री इसलिए बता देता हूँ ताकि उस समय की परिस्थितियों में हम चले जाएं। जीन ऑस्टिन के बारे में एक चीज़ और है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि इन्होंने लॉ के संदर्भ में लॉ का पॉजिटिविज्म की थ्योरी दी थी उन्होंने। बेसिकली इनका काम था वो विधि के अंदर ज़्यादा था। लॉ के प्रोफेसर रहे हैं। इनके 1932 में एक लेक्चर सीरीज चली थी। वो लेक्चर सीरीज बाद में एक पुस्तक के रूप में आई और उस पुस्तक में जीन बोधा की जो ये सॉवरेनिटी की जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया गया। और जो पुस्तक आई थी वो पुस्तक थी, उस समय जो पुस्तक थी वो आई थी दी प्रोविसीज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ये पुस्तक थी जो एक लेक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस सीरीज में उन्होंने एक लेक्चर सीरीज दी थी। उन लेक्चर्स का एक सार संग्रह है। तो एक तरह से पुस्तक तो नहीं, लेकिन उनका एक संकलन था। क्या था? प्रोविंसीज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिनेट्स। 1932 में ये पुस्तक जो है लेक्चर सीरीज को बाद में पुस्तक के रूप में जब कन्वर्ट किया तो इसमें सॉवरेनिटी का एक विचार जो था वो रखा था। इनका विचार भी सॉवरेनिटी का क्योंकि उन्होंने जीन बोधा के विचार को सुधारा, तो ये भी क्या है, एकलवादी संकल्पना के, प्रभुसत्ता का जो एकलवादी मत है उसी के समर्थक है। ये भी प्रभुसत्ता के कानूनी मत का ही समर्थक है। और इन्होंने जो है जीन बोधा के विचारों का जो विरोधाभास है उनको दूर करने का प्रयास किया। और उन्होंने जो प्रभुसत्ता की जो संकल्पना दी वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आपको याद रखना भी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जॉन ऑस्टिन की बात हम लोग करेंगे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। किसके थे? लॉ के प्रोफेसर थे। इन्होंने पॉजिटिविज्म लॉ की थ्योरी दी थी। हमारे से सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी बता देता हूँ। जन्म 1790 में इनका जन्म हुआ। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है लेक्चर सीरीज थी वो कब थी? 1932 में इनकी लेक्चर सीरीज थी।
उस लेक्चर सीरीज पे जो पुस्तक जो उनका सार संग्रह था वो था उनको प्रोविस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटर्मिनेट्स। कब की है? 1932 का। ये कई बार पूछते हैं, तो ये तो एक बेसिक जानकारी थी। मोटी बात क्या कही इन्होंने प्रभुसत्ता की एक परिभाषा, डेफिनेशन दी कि प्रभुसत्ता क्या है। प्रभुसत्ता एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा अधिकार है जिसे किसी समाज का अधिकांश भाग, मैं इसे संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, जिसे किसी समाज का अधिकांश भाग मानता है। एक बात, जिसे समाज का अधिकांश भाग मानता है कि ये सर्वोच्च सत्ता है, जो किसी निश्चित प्रभु या प्रधान की आज्ञा का पालन है, किसी निश्चित, अब ये निश्चित क्या होगा? जो किसी निश्चित प्रधान, या इसे क्या कह सकते हैं, प्रभु का मतलब जो सबसे ऊंचा है, प्रभु की आज्ञा है, जो किसी निश्चित प्रधान या प्रभु की आज्ञा है, सोवरेनिटी क्या है, उसकी आज्ञा है, वह निश्चित प्रधान या प्रभु या व्यक्ति अन्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वह निश्चित प्रधान या प्रभु किसी अन्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है। ठीक है। और वह निश्चित प्रधान या प्रभु किसी अन्य की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसकी आज्ञा का सब पालन करते हैं, वो सबसे ऊपर है। वह निश्चित प्रधान या प्रभु ही क्या है? संप्रभु है। और एवं ऐसा जो समाज है वो एक स्वतंत्र राज्य है। वो जो निश्चित प्रधान है वह क्या है? वह संप्रभु है, वह संप्रभु है, सोवरेन है, तथा ऐसा राज्य स्वतंत्र राज्य है। गौर कीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या कह रहा है? किसी प्रभुसत्ता क्या? प्रभुसत्ता वह शक्ति है जिसे किसी समाज का अधिकांश भाग मानता है। किसी समाज का अधिकांश भाग मानता है, मतलब गुंजाइश तो छोड़ दी नहीं है। वह किसी निश्चित प्रधान का मतलब कोई एक व्यक्ति है, निश्चित प्रधान, प्रभु मतलब जो सबसे ऊपर है, की आज्ञा है, वो उसकी क्या है? आज्ञा है। मतलब वो जो आज्ञा देता है वही सब कुछ है। और उसके ऊपर वह निश्चित प्रधान या प्रभु किसी अन्य की आज्ञा का पालन नहीं करता, मतलब उससे ऊपर कोई दूसरा नहीं है। वह निश्चित प्रभु ही क्या है? संप्रभु है। और ऐसा राज्य क्या है? स्वतंत्र है। सॉवरेनिटी की इस डेफिनेशन में प्रभुसत्ता की एक रियल मीनिंग निकल के सामने आता है। और जीन बोधा की जो विरोधाभास क्या थे? कि प्रभुसत्ता सर्वोच्च और निरंकुश होते हुए भी परिवार के दरवाजे पर खत्म हो रही थी, संपत्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, और प्राकृतिक कानून या ईश्वर का कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन आ रही थी। अब जॉन ऑस्टिन ने कहा कि उस प्रधान की आज्ञा ही सब कुछ है, और वह किसी से आज्ञा नहीं लेता, और वह निश्चित है मतलब एक है।
किसी की आज्ञा नहीं लेता मतलब सबसे ऊपर है, उससे ऊपर दूसरा नहीं है, वह हस्तांतरित नहीं हो सकती, कि वह किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता। सब लोग मानते मतलब सर्वव्यापक है, अनन्य है मतलब एक है। इस परिभाषा से प्रभु सत्ता की कई विशेषताएं निगमित होती है। मूलतः उन्हें हम 6 बिंदुओं में बांटते हैं। पहली चीज, उससे ऊपर कोई दूसरा नहीं है, उसकी आगे ही सब कुछ है, मतलब वह सर्वोच्च है। प्रभु सत्ता सर्वोच्च है और निरंकुश है। अधिकांश लोग उसको क्यों मानते हैं? सर्वव्यापक है। वह निश्चित प्रभु, निश्चित है मतलब स्थायी है। ऐसा राज्य स्वतंत्र है। जब तक राज्य है, राज्य तब तक ही है जब तक कि संप्रभुता है। अगर संप्रभुता खत्म तो राज्य खत्म। मतलब जब तक राज्य रहेगा तब तक प्रभु सत्ता रहेगी। मतलब वह स्थायी है, वह अविभाज्य है, क्योंकि उसके ऊपर कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वह किसी दूसरे से आज्ञा नहीं ले सकते। अगर किसी दूसरे से लेंगे तो फिर अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, फिर उसकी पूर्णता, फिर उसकी सर्वोच्चता खंडित हो जाती है। वह अस्थानांतरणीय है, वह किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता। वह अनन्य है, मतलब वह किसी एक में ही निहित है, एक के अतिरिक्त कहीं नहीं है। तो जॉन ऑस्टिन की इस विचार से, प्रभु सत्ता के इस विचार से, जॉन ऑस्टिन के इस विचार से प्रभु सत्ता की 6 विशेषताएं निकलती है। प्रभु सत्ता की 6 विशेषताएं निगमित हो जाती है। कौन कौन सी? कि वह सर्वोच्च व निरंकुश है, वह सर्वोच्च व निरंकुश है, पहली विशेषता। दूसरी, वह सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक है। तीसरी, वह स्थायी है, वह दूसरे को नहीं सौंप सकते हैं। जब तक राज्य है तब तक है, वह स्थायी है। चौथी, कि वह अविभाज्य है, उसे खंडित नहीं किया जा सकता। पांचवी, वह अहस्तानांतरीय है। और छठी, कि वह अनन्य, एक है, कोई दूसरी नहीं है। कोई दूसरी सत्ता नहीं है। प्रभु सत्ता की ये जो डेफिनेशन है, उससे सोवरेनिटी की 6 विशेषताएं निगमित होती है। एक तरह से जॉन ऑस्टिन ने बौद्ध की जो प्रभु सत्ता की विरोधाभास थे, उस विरोधाभास को खत्म कर दिया और सोवरेनिटी की एकल और लीगल, विधिक संकल्पना को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो ऑस्टिन को जाता है। उन्होंने सोवरेनिटी को, जो इसके रियल मीनिंग में सबसे ऊपर है, किसी एक में है, चूंकि सबसे ऊपर है, किसी एक में है, उससे ऊपर दूसरी नहीं, उसके बराबर भी दूसरी नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि बराबर स्वीकार करेंगे तो भी खंडित होगी। उससे नीचे भी नहीं कि वह किसी का आदेश ले, ना वह नीचे से आदेश लेता, ना ऊपर से आदेश लेता, ना वह बराबर वालों से आदेश लेता, वह सिर्फ आदेश देता है। वह हस्तांतरित नहीं होती। मतलब अगर उस प्रभु की, उस संप्रभु की, हम कहें कि उस प्रधान की अगर मृत्यु भी हो जाए तो प्रभु सत्ता दूसरे में चली जाती है उसकी जगह। लेकिन जब तक वो है तब तक अस्थानांतरित। ऐसा नहीं कि आधे आधे बांट दे, टुकड़ों में बांट दे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे विभाजित कर दे, वह अविभाज्य है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वह प्रधान कहे कि लो मैं मेरी प्रभु सत्ता को आपको सौंपता हूं। वह तो संप्रभु है,
वह एक है, अनन्य है। राज्य के भीतर सिर्फ एक ही प्रभु संप्रभु होगा, दूसरा नहीं होगा। इस तरह से सॉवरेनिटी की एकलवादी संकल्पना जो है वो ऑस्टिन ने दी, बौद्धा ने दी। बौद्धा के विचारों को, विरोधाभासों को ऑस्टिन द्वारा दूर किया गया। हालांकि ऑस्टिन के विचारों की भी अपनी आलोचना है, लोग छोड़ते थोड़ी है, क्रिटिसाइज तो करते ही हैं। सबसे ज़्यादा जो आलोचना की वो हेनरी मैन ने की। हेनरी मैन ने कहा कि जिस संप्रभु की बात ऑस्टिन करता है, ऐसा संप्रभु वास्तविक दुनिया में, व्यवहार में कहीं नहीं पाए जाते, एक काल्पनिक बात है, कहाँ है वह? तो हेनरी मैन ने कहा कि एक काल्पनिक अवधारणा है। बहुलवादी तो कहते हैं कि एक में हो ही नहीं सकती, वो तो अपनी तरह से आलोचना करते हैं। आजकल ग्लोबलाइजेशन के युग में ऑस्टिन की संकल्पना धराशायी हो रही है, क्योंकि आज विश्व संवैधानिकता की बात आती है। मानवाधिकार, पर्यावरण जैसे मामलों में एक विश्व संवैधानिकता डेवलप हुई है, जिसको आधार बना करके जो दूसरे देश है वो हस्तक्षेप कर देते हैं। तो इसलिए आज पूर्ण प्रभुसत्ता की अवधारणा धराशायी हो रही है। अलग अलग तरह से इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी कंक्लूजन के रूप में हम यही कहेंगे कि ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की संकल्पना को, हम ये नहीं कहेंगे कि पहली बार व्यवस्थित, हम ये कहेंगे कि एक तरह से सबसे व्यवस्थित स्वरूप में और सबसे ज़्यादा मान्य स्वरूप में स्थापित किया। आज भी प्रभुसत्ता की संकल्पना की बात आती है तो ऑस्टिन का विचार अभी भी मान्य है। खंडन करने के लिए खंडन किया जाता है, लेकिन अभी तक जितनी भी सॉवरेनिटी की संकल्पना है उसमें ऑस्टिन का विचार सबसे ज़्यादा मान्य है। एकलवादी इस विचार के विरोध में बहुलवादी विचार आता है, जिसे हम नेक्स्ट व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आपने एक लंबा व्याख्यान सुना, अभी और भी सुनना बाकी है, हम तुरंत ही दोबारा शुरू करेंगे। चलिए, आपको अब तक जो सुना उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।